नमस्कार दोस्तों, हम लोग भारत के इतिहास में मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास में अब तक हम लोग भारत में मुस्लिम आक्रमण पढ़ चुके हैं और आज के इस सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख 5 वंशों के बारे में। दिल्ली सल्तनत के काल में 5 वंश हुए हैं। गुलाम वंश पहला वंश हुआ, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो ये पांचों वंशों के जो प्रमुख शासक हैं इनके बारे में मध्यकालीन इतिहास में हम लोग आज गुलाम वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो गुलाम वंश के शासकों के संबंध में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहें। आपको बहुत सारी रोचक जानकारियां मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश के शासकों के बारे में आज पढ़ने को मिलेगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं शुरुआत से ही आपको बता देता हूँ, हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास में हमने देखा कि 712 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई और ये 1707 ईस्वी तक चलेगा। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत की शुरुआत आज करने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का काल है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का। दिल्ली सल्तनत में हम निम्न 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से 5 वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे चौथे नंबर पर सैयद वंश के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे अंत में लोदी वंश के शासकों के संबंध में। ये दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों का क्रम है और इनके सन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। शुरुआत में ही 1206 से लेकर 1290 तक रहा गुलाम वंश। इसके पश्चात 1290 से 1320 तक रहा खिलजी वंश। 1320 से 1414 तक रहा तुगलक वंश। 1414 से 1451 तक रहा सैयद वंश और लोदी वंश के शासकों का काल 1451 से 1526 तक का है। यहां से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात दिल्ली सल्तनत का काल है। आप देखें 1206 से तो 1526 अर्थात 320 वर्षों का काल दिल्ली सल्तनत का काल है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्षों तक कौन से वंश का शासन रहा? तो स्पष्ट रूप से हमको यहाँ पर दिख रहा है खिलजी वंश का 30 वर्ष का शासन रहा। तो ये सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला वंश है और दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन रहा है तुगलक वंश का। तुगलक वंश के शासकों का 94 वर्षों तक शासन रहा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन स्पष्ट हुए। दिल्ली सल्तनत का काल 320 वर्षों का है। इसमें खिलजी वंश सबसे कम समय तक 30 वर्षों तक रहा और तुगलक वंश 94 वर्ष तक रहा। आज हम शुरुआत कर रहे हैं गुलाम वंश से।
तो बाकी ये अन्य वंश का सन आप लोगों को याद रखना है। गुलाम वंश से शुरुआत हो रही है। गुलाम वंश की स्थापना की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सबसे भरोसेमंद गुलाम था और यही भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की है। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को इसलिए हम गुलाम वंश कहते हैं या मामलुक वंश कहते हैं क्योंकि गुलाम वंश के जो मुख्य 3 शासक हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने नाम लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि संस्थापक हैं, दूसरे इल्तुतमिश आपको पढ़ने को मिलेंगे और तीसरे बलबन, ये तीनों ही किसी न किसी के गुलाम थे। इस कारण से इसको गुलाम वंश के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के पहले शासक जो कि मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक भी कहे जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान रब्बा भी कहा जाता है। कुरान रब्बा भी कहा जाता है क्योंकि इनको कुरान मौखिक याद थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन रहा वो 1206 से तो 1210 तक चला। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में जो कुछ महत्वपूर्ण हुआ उनकी बातें अब हम करते हैं। तो सबसे पहली जो बात आपको याद रखनी है वो है भारत की पहली मस्जिद के संबंध में। भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। उस मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है तो हम बताएंगे दिल्ली। अगर पूछा जाता है कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है तो भी उत्तर यही होगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर होगा। इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में एक मस्जिद जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो यदि पूछा जाए कि मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है तो अजमेर में है, जिसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, यही कहा जाता है दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक। क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो आपको याद रखना है कि हम पढ़ तो रहे हैं दिल्ली सल्तनत, परंतु दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। तो यदि पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई थी तो आपको उत्तर देना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके ही पुत्र का नाम था आराम शाह। इसके पुत्र का नाम था आराम शाह। इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम और दामाद, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था जिसका नाम था
इल्तुतमिश, जिसका नाम था इल्तुतमिश। आपको याद रखना है क्योंकि इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया, जो कि भारत की पहली मस्जिद कही जाती है। अढ़ाई दिन के झोपड़ा का निर्माण, ये एक मस्जिद है, इसका निर्माण अजमेर में करवाया था। और बहुत खास जो आपको याद रखना है वो है भारत की सबसे ऊंची मीनार। आता है क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है और दिल्ली में इस कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है वो ये आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया? तब फिर उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा, तब फिर उत्तर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद दोनों था। इसने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। जबकि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य केवल पूछा जाता है तो उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर याद रखने योग्य है वो ये है कि कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं पड़ा था, ये हमको ध्यान रखना है। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के ही गुरु जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार पड़ा, ये हमको ध्यान रखना है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे जिनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कुतुब मीनार से अजान देते थे। इसी कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नाम रखा भारत की सबसे ऊंची मीनार का कुतुब मीनार। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाख बख्श। लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाखों का दान दिया करता था, इस कारण से इसे लाख बख्श भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। 1206 से शासन शुरू हुआ, 1210 में शासन समाप्त हुआ। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई? चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर गया था। चौगान क्या होता है ये? तो चौगान जो है एक प्रकार का शाही खेल होता था जिसे घोड़े पर बैठकर बॉल के साथ खेला जाता था। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं पोलो, घोड़े पर बैठकर जो हॉकी की तरह खेल खेला जाता है उसी को चौगान उस समय कहा जाता था। तो क्वेश्चन परीक्षा में ये भी आता है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात शासक कौन बनेगा? आराम शाह या उसका गुलाम व दामाद इल्तुतमिश? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा। आराम शाह को शासन का मौका मिला, परंतु इल्तुतमिश ने 8 महीने के शासन के बाद ही आराम शाह को गद्दी से उतार दिया और इल्तुतमिश ही बन गया अगला दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का शासक। तो ये सब बातें
हमने जानी। आप लोग बार बार इन सारे तथ्यों का रिवीजन करेंगे तो ये सब बातें आपको याद रह जाएंगी। परीक्षा के लिए बड़ी ही उपयोगी ये सब बातें गुलाम वंश से संबंधित कुतुबुद्दीन ऐबक की आपने पढ़ी हैं। तो देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना। तो अभी मैंने आपको बताया उसका ही पुत्र आराम शाह, ये 1210 में शासक बना था और मात्र 8 महीने शासक रहकर 1211 में इसे इल्तुतमिश ने गद्दी से उतार दिया था। तो आराम शाह के पश्चात इसी क्रम में अगला शासक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको बताया, इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। तो इल्तुतमिश का शासन शुरू हुआ 1211 में और इसका लंबा शासन चलेगा 1236 तक। इल्तुतमिश के संबंध में आपको बहुत कुछ बातें याद रखनी है। इसमें सबसे पहली बात कि ये एक इल्बरी तुर्क था, ये एक इल्बरी तुर्क था। इसी कारण गुलाम वंश को इल्बरी वंश भी कह देते हैं। हालांकि इल्बरी वंश कहने पर सभी इतिहासकार एक मत नहीं है, परंतु चूंकि इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हुआ, इसलिए इसे इल्बरी वंश कहा जा सकता है। तो इल्तुतमिश का शासन 1211 में शुरू हुआ, 1236 तक चला। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थापित किया। ये पहला महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है कि राजधानी दिल्ली को किसने बनाया। तो दिल्ली सल्तनत में राजधानी दिल्ली बनाई इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधता हासिल की थी। सुल्तान पद की वैधता बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। बगदाद के खलीफा का क्या अर्थ है यहाँ पर? बगदाद के खलीफा, देखिए बगदाद में जो खलीफा होते थे वो मुस्लिम धर्मगुरु होते थे। तो मुस्लिम धर्मगुरु कहलाते थे क्या? खलीफा। तो बगदाद के खलीफा जो हैं उनसे सुल्तान पद की वैधता हासिल करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था इल्तुतमिश, जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधता हासिल की थी। सुल्तान की उपाधि तो पहले अन्य शासकों ने भी ली थी, जैसे कि मोहम्मद गोरी ने, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परंतु इन्होंने सुल्तान की उपाधि स्वयं ही धारण कर ली थी। जबकि बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधता उपाधि हासिल करने वाला पहला राजा कौन हुआ? तो वो था इल्तुतमिश। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? तो इल्तुतमिश। इसने राजधानी दिल्ली को बनाया था। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था, यानी कि ये इल्बरी जाति का हम कह सकते हैं, इल्बरी तुर्क था। तो इल्तुतमिश ने कौन कौन से काम किए उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो इल्तुतमिश ने एक 40 सरदारों का समूह बनाया। प्रशासन में इसके सहयोगी 40 सरदारों का एक समूह इसने बनाया, जिसे 40सा समूह कहते हैं और इसे तुर्काने चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। तो तुर्काने चहलगानी या 40सा समूह की स्थापना किसने की? तो हम कहेंगे इल्तुतमिश ने। ये 40सा समूह जो था ये इल्तुतमिश के शासन में उसकी मदद करने के लिए था। 40सा समूह की स्थापना की इल्तुतमिश ने। याद रखना है 40 सरदारों का एक समूह था। तो इल्तुतमिश के कार्यों में मदद 40सा समूह के सदस्य करते थे।
इसके अलावा इल्तुतमिश ने, हमको याद रखना है, इक्ता प्रथा चलाई थी। इक्ता प्रथा क्या है, याद रखना है, इक्ता प्रथा मतलब सैनिकों को वेतन के बदले जमीन दिए जाना। जो इल्तुतमिश था वो सैनिकों को वेतन ना देकर जमीन देता था, और जो उस जमीन की देखभाल करता था या जिसको वो जमीन मिलती थी वही कहलाता था इक्तेदार, और ये व्यवस्था इक्तेदारी भी कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि इक्ता प्रथा किसने प्रारंभ की, तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे, एक तो टंका और दूसरा जीतल। टंका और जीतल इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए थे। याद रखना है सभी को कि टंका जो है वो चांदी का सिक्का हुआ करता था। टंका और जीतल में टंका जो था वो चांदी का सिक्का हुआ करता था और जीतल तांबे का सिक्का हुआ करता था। तो पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि टंका और जीतल किसने चलाए। चांदी का सिक्का टंका और तांबे का सिक्का जीतल इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। तो इतनी बातें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इससे आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है ना कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया, तो इसका उत्तर हमें क्या देना है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय का एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मंगोलों का पहला आक्रमण दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय हुआ था। तो बात है 1221 की। 1221 में एक मंगोल शासक चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। 1221 में एक मंगोल शासक चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। ये बड़ा ही खूंखार मंगोल शासक था, जिस पर आक्रमण करता था उसको जड़ मूल से ही समाप्त कर देता था। तो वास्तव में चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के काल में हुआ था, परंतु आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश और चंगेज खां के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। एक सिंध के राजा थे मंगबरनी। सिंध के राजा मंगबरनी जो थे उन पर चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। बात कब की है, 1221 की। अब मंगबरनी जो है चंगेज खां के आक्रमण से बचने के लिए इल्तुतमिश की शरण में आ गया था। इल्तुतमिश से मदद मांग रहा था मंगबरनी। उसी समय चंगेज खां ने इल्तुतमिश को संदेश पहुंचाया कि अगर उसने मंगबरनी की मदद की तो चंगेज खां मंगबरनी को तो मार ही देगा, उसके प्रकोप से उसके प्रकोप से इल्तुतमिश भी बच नहीं पाएगा। तो इल्तुतमिश ने यहाँ पर चतुराई का परिचय दिया और चंगेज खां के विरुद्ध मंगबरनी की मदद इल्तुतमिश ने नहीं की। इस तरह से इल्तुतमिश चंगेज खां के आक्रमण से बच गया। परंतु एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय पहली बार मंगोल आक्रमण हुआ, तो पहली बार मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था। किस मंगोल शासक ने पहली बार दिल्ली सल्तनत के काल में आक्रमण किया था, तो वो मंगोल शासक था कौन, चंगेज खां। याद रखना है आपको, बड़ा ही खूंखार शासक था चंगेज खां। इल्तुतमिश ने, इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को भी तोड़ा था, इंपॉर्टेंट है। मथुरा पर भी आक्रमण किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश के जो पुत्र थे उन पर इल्तुतमिश को ज्यादा एतबार नहीं था, ज्यादा भरोसा नहीं था। इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जिनका नाम था रजिया। इल्तुतमिश ने रजिया का पालन पोषण अपने पुत्रों की ही तरह किया था और उसको सैन्य प्रशिक्षण भी प्रदान किया था। इल्तुतमिश चाहते थे कि उनके बाद रजिया ही शासन संभाले। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में जब हुई तो उसके बाद
चालीसा समूह ने और रजिया की मां शाह तुर्कान ने रजिया को शासक नहीं बनने दिया और चालीसा समूह और शाह तुर्कान की इच्छा अनुरूप इल्तुतमिश का एक पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शासक बन गया। तो इल्तुतमिश के बाद अगला शासक बना रुकनुद्दीन फिरोज, जबकि इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर चुका था? रजिया को। रुकनुद्दीन फिरोज एक अकुशल शासक था, जैसा कि इल्तुतमिश भी ये जानता था और इल्तुतमिश ने इसीलिए रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था क्योंकि उसके अन्य पुत्र जो थे वो अयोग्य थे। तो रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो अत्यधिक शराब का सेवन करता था और उसने शासन व्यवस्था को बिगाड़ दिया था। इसी परिस्थिति को देखते हुए रजिया ने दिल्ली की जनता की सहमति समर्थन प्राप्त किया। रजिया जो थी वो दिल्ली की जनता के बीच में विशेषकर जुम्मे की नमाज के दिन के समय रजिया लाल वस्त्र धारण करके वहां पहुंचती थी और दिल्ली की जनता को बताती थी कि किस तरह का कुशासन यहाँ पर दिल्ली में चल रहा है और इसका अंत उनके सहयोग से वो कर सकती हैं। देखिए, लाल वस्त्र का भी यहाँ पर आपको विशेष महत्व याद रखना है। इल्तुतमिश जब शासक था तो उसने अपने दरबार में व्यवस्था की थी कि जो भी न्याय चाहता है वो लाल वस्त्र धारण करके लाल कपड़े पहन के आ जाएगा तो इल्तुतमिश ये समझ जाएगा कि इस व्यक्ति को न्याय चाहिए। तो उसी की तर्ज पर रजिया ने भी लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी और उनका समर्थन प्राप्त किया था। तो दिल्ली की जनता ने रजिया का समर्थन किया, उसका सहयोग किया और दिल्ली की जनता की मदद से रुकनुद्दीन फिरोज को रजिया गद्दी से हटाने में सफल रही और कुछ ही दिनों में शासिका बन गई रजिया। तो अगली शासिका है रजिया सुल्तान। नारी सशक्तिकरण का भारत में ये बहुत अच्छा उदाहरण है रजिया का गुलाम वंश का अगला शासक बनना। यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली महिला शासिका कौन बनी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका बनी। रजिया सुल्तान का काल है 1236 से 1240 तक। तो रजिया के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात, रजिया कौन थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया, भारत की पहली महिला शासिका। रजिया पुरुषों की तरह रहती थी। चालीसा समूह को यही बात पसंद नहीं थी। चालीसा समूह जो था वो रूढ़िवादी था। रजिया पुरुषों की तरह मुंह खोलकर भरे दरबार में आ जाती थी, पुरुषों के बीच में बैठती थी, नंगी तलवार लेकर आती थी, युद्ध मैदान में पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करके हाथी पर सवार होकर पहुंच जाती थी। ये सब बातें जो थी वो चालीसा समूह को पसंद नहीं थी। याद रखें, चालीसा समूह या तुर्कान चहलगानी जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पर बहुत अधिक समय तक चालीसा समूह का प्रभाव रहा है। वो प्रभाव भी महत्व का है, वो भी हम समझेंगे। तो रजिया सुल्तान जो है उसका शासन शुरू हुआ 1236 में। रजिया सुल्तान ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मलिक याकूत नामक एक व्यक्ति था जो कि मध्य एशिया का हबशी प्रजाति का अत्यंत काला व्यक्ति था, मलिक याकूत। मलिक याकूत रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश का सेवक था, उनकी सेवा करता था और फिर रजिया का भी भरोसेमंद बन गया। तो रजिया ने क्या किया, मलिक याकूत को
शाही अस्तबल का प्रमुख बना दिया। शाही अस्तबल का प्रमुख जब मलिक याकूत को बनाया, जिसके अंडर में सारे घोड़े, शाही अस्तबल हुआ करता था। अस्तबल मतलब जहाँ पर घोड़े रहते हैं, तो सब घोड़े जो हैं, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था वो, बहुत बड़ा विभाग दिल्ली सल्तनत का। तो शाही अस्तबल का प्रमुख जब मलिक याकूत को बना दिया रजिया ने, तो चालीसा समूह ने इस बात का विरोध किया और दिल्ली की जनता के बीच में ये बात फैल गई कि रजिया और मलिक याकूत के बीच प्रेम संबंध है। यही बात पता चली, मलिक याकूत और रजिया सुल्तान के बीच प्रेम संबंध की बात पता चली सरहिंद या भटिंडा पंजाब के एक इक्तेदार जिनका नाम था अल्तुनिया। ये अल्तुनिया कौन है? तो मैंने आपको बताया कि ये सरहिंद जो कि पंजाब में है या भटिंडा के इक्तेदार थे। कौन थे? इक्तेदार। तो अल्तुनिया को ये बात पता चली कि मलिक याकूत को शाही अस्तबल का प्रमुख बनाया गया है और मलिक याकूत तथा रजिया सुल्तान के बीच प्रेम संबंध है। तो अल्तुनिया को ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि अल्तुनिया जो है रजिया सुल्तान से प्रेम करता था। वन साइडेड लव जिसको कह सकते हैं, मतलब अल्तुनिया रजिया सुल्तान को प्राप्त करना चाहता था। तो इसी उद्देश्य से अल्तुनिया ने मलिक याकूत की हत्या कर दी और अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को बंधक बना लिया। अब यहाँ अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को दो विकल्प दिए। अल्तुनिया ने कहा कि रजिया सुल्तान को वो मारकर या तो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के अगले शासक बन जाएंगे या रजिया चाहें तो उनसे शादी कर सकती हैं और वो शासिका बनी रह सकती हैं। तो रजिया ने इसी परिस्थिति को देखते हुए अल्तुनिया से शादी कर ली और वो शासिका बनी रही। तो इस तरह से अब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान का शासन आगे बढ़ा। ये सब बातें 1236 से 1240 के मध्य की हैं, आपको याद रखना है। जब रजिया और अल्तुनिया जब हरियाणा के कैथल से गुजर रहे थे, तभी लुटेरों ने, डाकुओं ने इन पर हमला कर दिया। लुटेरों ने और डाकुओं ने इन पर हमला कर दिया और रजिया और अल्तुनिया की हत्या लुटेरों ने, डाकुओं ने कर दी। गाना भी बड़ा प्रचलित है, रजिया गुंडों में फंस गई। यहाँ पर हमको नजर आता है कि कैथल नामक स्थान हरियाणा में है, वहाँ पर अल्तुनिया और रजिया की हत्या लुटेरों के द्वारा कर दी गई। इस तरह रजिया सुल्तान के शासन का अंत हुआ और रजिया के बाद अगले गुलाम वंश के शासक उनके ही भाई बने, जिनका नाम है बहराम शाह। तो अब रजिया के बाद अगले शासक हम देखते हैं बहराम शाह। बहराम शाह 1240 से 1242 तक, मात्र 2 वर्षों तक बहराम शाह का शासन रहा। बहुत अधिक प्रभावशाली शासक नहीं थे बहराम शाह। ये चालीसा समूह के इशारों पर ही शासन करने वाले शासक साबित हुए। चालीसा समूह का बड़ा प्रभाव था। बहराम शाह को 1242 तक उन्होंने शासक रहने दिया और बहराम शाह को गद्दी से हटाकर अगला शासक उन्होंने यानी कि चालीसा समूह ने मसूद शाह को बना दिया। मसूद शाह अगला शासक बना, जो कि चालीसा समूह के ही
रहमो करम पर 1246 तक शासक रहा। 1246 में चालीसा समूह ने अगला शासक नासिरुद्दीन महमूद को बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद अगला शासक बना, जो कि 1246 से 1266 तक रहा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह मात्र 2 वर्षों तक शासक रहा। बहराम शाह के बाद मसूद शाह मात्र 4 वर्षों तक शासक रहा। चालीसा समूह के ही रहमो करम पर ये शासक रहे। और नासिरुद्दीन महमूद जो है वो 1246 से 1266 20 वर्षों तक शासन करने में सफल रहा। तो इसके पीछे क्या कारण था, इसको हम समझते हैं। इससे पहले ये एक बार आप क्रम देख लें और इसको आप याद कर लें, फिर हम नासिरुद्दीन महमूद से आगे बढ़ेंगे। तो गुलाम वंश के संस्थापक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका 1206 से 10 तक शासन रहा। आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद से आगे बढ़ रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मैंने यहाँ पर लिख रखा है ताकि आपको ये पता रहे कि गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो हम पहुंच गए थे नासिरुद्दीन या नसीरुद्दीन महमूद तक। इनका शासन 1246 से लेकर तो 1266 तक किस प्रकार चल पाया, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो नासिरुद्दीन महमूद के समय चालीसा समूह का ही जो प्रमुख था वो नायब के रूप में नासिरुद्दीन महमूद के मंत्री की तरह कार्य करता था। उस समय जो नायब था वो था बलबन। बलबन चालीसा समूह के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा था और नासिरुद्दीन महमूद के नायब के रूप में कार्य कर रहा था। नायब का पद बड़ा ही महत्वपूर्ण पद था। नासिरुद्दीन महमूद इसलिए 20 वर्ष तक राजा बनकर रह सका क्योंकि उसने चालीसा समूह का विरोध नहीं किया। जो चालीसा समूह चाहता था वही नासिरुद्दीन महमूद करता था। एक क्वेश्चन यहां पर नासिरुद्दीन महमूद के संबंध में आता है, दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक हुआ जो टोपियां सिलकर अपना जीवन यापन करता था। तो टोपियां सिलकर जीवन यापन करने वाला जो शासक हुआ वो था नासिरुद्दीन महमूद, यानी कि एक स्वावलंबी साधारण राजा था नासिरुद्दीन महमूद, जिसकी तरफ से बलबन ही शासन मुख्य तौर पर संभालता था। बलबन नायब के पद पर बना रहना चाहता था, इसी कारण बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद से करवाई थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि बलबन का दामाद और राजा नासिरुद्दीन महमूद था और नासिरुद्दीन महमूद का नायब बलबन था। बलबन 1246 से 1266 तक नायब के रूप में काम करता रहा और अचानक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और नासिरुद्दीन महमूद की अचानक मौत होने पर अगला शासक बना बलबन। तो गुलाम वंश का अगला शासक कौन बन गया? बलबन। गुलाम वंश के महत्वपूर्ण शासकों में पहला महत्वपूर्ण शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है, दूसरा महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश और तीसरा महत्वपूर्ण शासक है बलबन, जिसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो अगला शासन हमको पढ़ना है बलबन का। बलबन 1266 से 1286 तक शासक रहा। बलबन जैसे ही राजा बना उसने चालीसा समूह को समाप्त कर दिया। बलबन को पता था कि यदि चालीसा समूह रहा तो उसे कभी भी चालीसा समूह हटा सकता है, इसलिए सबसे पहला ही काम
बलबन ने क्या किया, चालीसा समूह को समाप्त कर दिया। बलबन ने कुछ ऐसी कठोर नीतियां लागू की जिससे कि दिल्ली की जनता में भय पैदा हो। बलबन ये चाहता था कि उसके लिए दिल्ली की जनता में भय हमेशा बना रहे। इन्हीं नीतियों में बलबन ने सबसे पहला काम तो किया, रक्त एवं लौह की नीति को लागू करना। रक्त एवं लौह की नीति अर्थात खून का बदला खून से। तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को लागू किया। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति को लागू किया। रक्त एवं लौह की नीति का अर्थ होता है खून का बदला खून, मतलब जीरो टॉलरेंस वाली स्थिति है। बलबन ने घोषणा की थी कि मैं लौह एवं रक्त की नीति का पालन करूंगा। इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का अर्थ होता है अल्लाह की छाया, ईश्वर की छाया, मतलब अपने आप को जिल्ले इलाही इसने घोषित कर दिया। इसके अलावा बलबन ने जनता में भय पैदा करने के लिए एक समूह बनाया जिसका नाम है अभिसीनिया का समूह। अभिसीनिया का समूह क्या है? ये बलबन आगे आगे चलता था और अभिसीनिया समूह के सदस्य तलवार घुमाते हुए पीछे पीछे चलते थे, जिससे दिल्ली की जनता के बीच में भय पैदा हो जाए बलबन के प्रति। यही उसका उद्देश्य था। बलबन ने नियम बनाया था कि दरबार में केवल वो बैठेगा, बाकी सब खड़े रहेंगे। इसके अलावा दरबार के लिए एक और नियम उसने महत्वपूर्ण बनाया, सिजदा और पेबोस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि सिजदा और पेबोस प्रथा किसने प्रारंभ की? तो बलबन ने ही सिजदा और पेबोस प्रथा प्रारंभ की। सिजदा मतलब बलबन का अभिवादन करना और पेबोस मतलब पास जाकर लेटकर राजा के पैर चूमना। तो सिजदा और पेबोस प्रथा इसने प्रारंभ कर दी। इसके अलावा बलबन ने एक ईरानी त्योहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ईरानी त्योहार नौरोज त्योहार प्रारंभ करवाया। एक ईरानी त्योहार नौरोज त्योहार की शुरुआत करवाई बलबन ने, जिसमें 9 दिन तक राजा की पूजा करने का प्रावधान किया गया कि 9 दिन तक राजा की पूजा की जाएगी। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नौरोज त्योहार किसने शुरू करवाया था? तो याद रखना है आपको, बलबन ने। नौरोज त्योहार कहाँ का त्योहार है? तो एक ईरानी त्योहार है नौरोज त्योहार, जिसकी शुरुआत बलबन ने करवाई थी। जनता में भय पैदा करना चाहता था, लौह एवं रक्त की नीति लागू की, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, अभिसीनिया का समूह बनाया। अभिसीनिया का समूह तलवार घुमाते हुए तलवारबाजों का एक समूह हुआ करता था। चालीसा समूह तो इसने पहले ही खत्म कर दिया था, क्योंकि इसको पता था कि चालीसा इसको कभी भी खत्म कर सकते हैं, इसलिए बलबन ने ये काम किया था। बलबन जो है वो मंगोलों से बहुत डरता था। बलबन मंगोलों से बहुत डरता था। इस कारण बलबन ने अपने पुत्र, इसका सबसे प्रिय पुत्र था मोहम्मद, उससे कह रखा था कि बलबन ने ये कह रखा था कि इसका पुत्र मंगोलों से युद्ध ना लड़े। मंगोलों से इसे बड़ा भय लगता था, मंगोल होते भी खतरनाक थे। तो इस परिस्थिति को आप समझो, क्या किया बलबन ने? मंगोलों से कोई युद्ध नहीं लड़ा। एक कठोर शासक था, जनता के सामने कठोर बनने की कोशिश करता था। ये सारी नीतियां इसने लागू की थी। जब ये दरबार में बैठा हुआ था तो भरे दरबार में एक दरबारी ने आकर इसको खबर सुनाई कि इसका सबसे प्यारा पुत्र मोहम्मद मंगोलों के आक्रमण में मारा गया। बलबन ये बात सुनकर स्तब्ध रह गया, चुप रह गया। एक कठोर शासक बनने वाला बलबन ये सुनकर स्तब्ध रह गया और इतिहासकार कहते हैं कि बलबन को इस बात का बहुत सदमा लगा।
छुप छुप कर वो रोया करता था। लोगों के सामने वो रो भी नहीं सकता था क्योंकि अपनी छवि उसने कठोर शासक की बना रखी थी। लेकिन इसके पुत्र के वियोग में कुछ ही समय के बाद बलबन की मौत हो गई। बलबन का शासन चला 1266 से 1286 तक। तो बलबन का अंत हुआ और अगले शासक जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बलबन के बाद उसका पोता केकुबाद शासक बना। केकुबाद कौन है ये? तो बलबन का एक अन्य पुत्र था बुगरा खां, उसी का पुत्र था केकुबाद। तो बलबन का पोता केकुबाद 1286 से 1290 तक शासक रहा। केकुबाद के संबंध में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। याद रखना है केकुबाद जो है अत्यंत शराब पीता था, दिन भर नृत्य देखता था। इसकी इन्हीं बुरी आदतों की वजह से केकुबाद को पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया। जब केकुबाद को लकवा हो गया तो इसी के सेनापति जलालुद्दीन ने केकुबाद के पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को राजा बनाया। शमसुद्दीन क्यूमर्स 1290 में शासक बना। शमसुद्दीन क्यूमर्स जो कि केकुबाद का ही पुत्र माना जाता है, कुछ ही समय तक शासक रह पाया और जलालुद्दीन जो कि केकुबाद का सेनापति था, उसने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी और इसी के साथ गुलाम वंश का अंत करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर दी। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन हुए, तो स्पष्ट है शमसुद्दीन क्यूमर्स ही गुलाम वंश के अंतिम शासक हुए। गुलाम वंश शुरू हुआ था 1206 से 1290 तक चला। शुरू हुआ था 1206 में, 1290 तक चला। इसमें आप लोगों ने विभिन्न महत्वपूर्ण शासक और उनके समय की प्रमुख बातों को आज पढ़ा और अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स को मार दिया जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने ही की खिलजी वंश की स्थापना। तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत सारी रोचक जानकारियां आप लोगों को मैंने उपलब्ध करवाई हैं और अगले सेगमेंट में, अगले वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।